हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, सोशल साइंस बुक ग्रेड 9 से। 1920 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड था उसको हम गांधीयन एज या गांधी युग कहते हैं। वजह क्या थी कि इस टाइम पे जो भी स्ट्रगल हो रहे थे, जो भी संघर्ष हो रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें गांधी जी द्वारा कई सारे आंदोलन किए गए, कई सारे मूवमेंट्स चलाए गए। जो सेकेंड स्टेज थी हमारी नेशनल मूवमेंट की, वो था स्ट्रगल कि हमें जो है संवैधानिक तौर पे अधिकार मिले। साथ ही साथ ये जो स्ट्रगल था ये फ्रीडम के लिए भी था कि इंडिया को आज़ादी मिले। तो ये जो स्ट्रगल है हमारा, ये कई सारी घटनाओं से होकर गुजरा और सबका कहीं ना कहीं एक तरीके का जैसा असर देखने को मिला। तो अब हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में वो असर जो है वो क्या बताए गए हैं। सबसे पहले आता है साइमन कमीशन। मॉन्टफोर्ड अमेंडमेंट यानी मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड 1919 से ये इन्होंने द्वारा जो अमेंडमेंट चेंजेस बताए गए थे वो डिक्लेयर करता है। मतलब मॉन्टफोर्ड अमेंडमेंट एक तरह का अमेंडमेंट नहीं, बदलाव। तो मॉन्टफोर्ड अमेंडमेंट जो था वो ये डिक्लेयर करता है कि जो एक कमीशन है उसे इंडिया भेजा जाएगा 10 साल के बाद, ये एग्जामिन करने के लिए कि कैसे असर रहा है, क्या फंक्शनिंग रही है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं यानी संवैधानिक तौर पे जो बदलाव हुए हैं उनका क्या असर है, कैसे उनकी फंक्शनिंग हो रही है। साथ ही साथ सजेस्ट करें और सारे रिफॉर्म्स इंडिया के लिए। लेकिन हुआ क्या, 2 साल के बाद ही उन्होंने गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन अपॉइंट कर दिया। अब ये जो कमीशन था इसमें थे सर जॉन साइमन और 7 और मेंबर्स। सारे के सारे जो है वो मेंबर्स थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। कोई भी उसमें एक भी सिंगल इंडियन जो है वो मेंबर नहीं था। अब इंडियंस ने रिकमेंड किया कि भाई एक इंडियन मेंबर को भी इस कमीशन के अंदर शामिल करो, ताकि जो भी इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं, उनके दुख हैं इंडियन सोसाइटी के, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे जा सके। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनकी इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो अब इंडियंस ने डिसाइड किया कि वो इसका विरोध करेंगे। तो साइमन कमीशन जो है जब इंडिया आया उसका स्वागत हड़तालों से, असेंबली से, जुलूस निकाल के, नारे लगा के कि साइमन वापस जाओ, काले झंडे दिखा के, कपड़े पहन के, इस तरीके से उन लोगों ने जो है विरोध दर्ज किया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इस मूवमेंट को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश करी। लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ये सबसे ज्यादा विक्टिम बने। जो भी ये ऑपरेसिव पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, कहना चाहिए उत्पीड़न करने वाली जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, इसके जो है सबसे ज्यादा शिकार हुए। असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट जो थे उन्होंने लाला जी जो जुलूस निकाल रहे थे उसके ऊपर लाठीचार्ज कराने का ऑर्डर दिया। लाला लाजपत राय जो है बुरी तरह घायल हो गए, क्योंकि वो जो है लाहौर में जो जुलूस निकल रहा था उसको लीड कर रहे थे। कुछ महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई। अब ये जो लाला जी की डेथ की खबर फैली, उससे जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इतना ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने जो है फिर सॉन्डर्स को मार दिया। नेहरू कमेटी, जहां ऑपोजिशन हो रहा था साइमन कमीशन का यानी जो विरोध हो रहा था, वही हिंदी वजीर बर्कनहेड ने जो है एक ड्राफ्ट जो है वो सामने रखा कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसा कि साइमन कमीशन में था। और उसमें ये कहा गया कि इंडियन लीडर्स जो हैं हर एक पार्टी के यानी सारी पार्टीज के जो इंडियन लीडर्स हैं वो एक ऐसा अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसके ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो आगे विचार कर सके। अब इस रिपोर्ट के चैलेंजेस को समझते हुए नेशनल जनरल असेंबली ने जो है एक नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो है वो गठित करी। प्रेसिडेंटशिप थी तब मोतीलाल नेहरू की। उनकी प्रेसिडेंटशिप में जो है एक नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो है उसका गठन हुआ नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा। अब ये जो रिपोर्ट थी जो दी गई, इसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि इसमें बताया गया था डोमिनियन स्टेटस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स और एडल्ट सफरेज। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि कोई बड़ी एक कंट्री जो है उसके अंडर में दूसरी कंट्री जो है वो रूल कर रही है। जैसे होता है ना कि एक अमेरिका सबसे बड़ा है, उसके अंडर और छोटी छोटी कंट्रीज जो है वो अपना इंडिपेंडेंटली रूल कर रही है लेकिन है उनके अंडर में, तो ये डोमिनियन स्टेटस हो गया। हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए थी कि जुडिशरी का किसी पे भी कोई रोक टोक या दबाव ना हो, अपने आप में वो बिल्कुल अलग हो। फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, और एडल्ट सफ्रेज यानी वोट डालने का अधिकार। अब ब्रिटिशर्स ने जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने इन सारी रिकमेंडेशंस को जो है रिपोर्ट के अंदर से रिजेक्ट कर दिया कि हम जो है ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। इस टाइम पर जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये सबसे ज्यादा एक्टिव नेशनल लीडर्स थे।
वो ही मेन प्रचारक थे कि पूर्ण रूप से हमें आज़ादी चाहिए। जो यंग लोग थे इंडिया के, वो नाखुश थे डोमिनियन स्टेटस से। रिवर रावी जो थी लाहौर में, उसके किनारों पर लीडरशिप जो जवाहरलाल नेहरू की थी, उसके अंतर्गत नेशनल जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को जो मेंबर्स थे उन्होंने शपथ खाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की और सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस डे। उस तब से लेके आज तक जैसे कि 26 जनवरी जो है वो एक मेमोरेबल डे बन गया सबके लिए। इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसने रिपब्लिक डे जो है उसको मेमोरेबल बनाया। कैसे? उस दिन ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लागू करके। दांडी यात्रा मार्च 12 से लेकर अप्रैल 6, 1930 तक। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा होने के नाते गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जो है दांडी गांव जाएंगे और वहां उस पर समुद्र तट जो है वहां के किनारे पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। 11 मार्च की शाम को जब हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, मैसेज जो सत्याग्रह का है वो भेजा गया। इवन जो लोग अगर अरेस्ट भी हो जा रहे थे तो भी वो जो है पूरी तरह से दृढ़ थे अहिंसा को लेकर, और जो स्ट्रगल था गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो जारी रहा। 12 मार्च 1930 को इनकी लीडरशिप के अंतर्गत गांधी जी ने जो है आह्वान किया दांडी यात्रा का, जिसमें उनके जो सपोर्टर्स थे हरिजन आश्रम से, जो कि अब गांधी आश्रम कहा जाता है, भजन गाते हुए आ रहे थे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीर पराई जाने रे। गांधी जी ने कहा कि दांडी यात्रा में जो बहादुर हैं वो कभी भी संघर्ष से भागेंगे नहीं, और जो संघर्ष को देखते ही भाग जाता है वो बहादुर नहीं है। तो गांधी जी, सरोजिनी नायडू, महादेव भाई देसाई, इन सब की लीडरशिप में जो दांडी मार्च थी वो शुरू हुई। अब ये मार्च जो है 370 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें असलाली, बरेजा, नाडियाड, आनंद, कोरवई, रास, जम्बूसार, बरोच, सूरत, नवसारी, ये सब जो है छोटे बड़े रीजन्स शामिल थे। दांडी मार्च के दौरान इन क्षेत्रों में लोगों को बताया जा रहा था कि कारण क्या है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने का। गांधी जी ने कहा भाट में मार्च 29, 1930 को कि मैं क्रो या डॉग जो है उसकी डेथ को मरना ज्यादा पसंद करूंगा, लेकिन मैं जो हूँ आश्रम लौट कर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं पूर्ण स्वराज हासिल नहीं कर लेता। जैसे जैसे दांडी मार्च पास हो रही थी, इन छोटे बड़े टाउन से लोग जो हैं गांव की सड़कें साफ कर रहे थे, अपने घरों को तोरण से सजा रहे थे और कहीं न कहीं सहमति दिखा रहे थे इस सत्याग्रह के लिए। दांडी यात्रा का बहुत ही अच्छा असर देखने को मिला, क्योंकि जो एक फेथ होती है, एक विश्वास होता है लोगों का, वो जग रहा था, एकता देखने को मिल रही थी और लोगों में जागरूकता आ रही थी। पूरा का पूरा नेशन जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो सत्याग्रह की लहर में एक तरह से बह रहा हो। गांधी जी अपने कलीग्स और सपोर्टर के साथ दांडी पहुंचे 24 दिन के बाद मार्च 5 अप्रैल 1930 को। सुबह सुबह 6 अप्रैल 6:30 बजे उन्होंने जो है ये सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दी। अपनी मुट्ठी में नमक उठाया, जो समुद्र तट था उसके किनारे से नमक उठाया, बहुत जोर से आवाज में गांधी जी ने बोला कि मैंने जो है सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दी है। और लोग जो वहां पर इकट्ठा थे उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस घटना से एक तरह से समझ लो कि जो बिल्डिंग है ब्रिटिश एम्पायर की फॉर्म में, उसकी नींव में नमक डाल रहा हूं। श्री महादेव भाई देसाई जो थे उन्होंने इस घटना की तुलना महाभिनिष्क्रमण जो है यानी सबसे बड़ा जो त्याग होता है उससे करी। जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स, राइटर्स, जो हिस्टोरियंस थे इंडिया के या पूरी दुनिया के, वो वहाँ आए, उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी, जो भी उन्होंने वहाँ पर देखा अपने न्यूज़पेपर्स में और फिर बुकलेट्स में उसको लिखा। इस तरह से दांडी यात्रा जो कि स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से 12 मार्च को, वो राष्ट्रीय तौर पर एक्लेम किया सबने उसको, और उसको अपना एक फिजिकल तौर पे कंप्लीशन यानी खात्मा जो है उसने हासिल किया, कि मतलब जैसे यात्रा शुरू करी फिर वो यात्रा खत्म भी की और सबने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। और इसने जो है अप्लाई करना शुरू कर दिया। जो सॉल्ट था वो एक तरीके से जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसकी बिल्डिंग में, उनकी जो नींव होती है उसमें इन्होंने एक तरह से नमक घोलना शुरू कर दिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसने एक नई राष्ट्रीय तौर पर जागरूकता कह सकते हैं, अवेकनिंग कह सकते हैं, लोगों के मन में जगा दी। लेकिन ब्रिटिश पुलिस जो थी उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह से मारा। लाठीचार्ज हो रहे थे, अरेस्ट हो रहे थे, गोली मारी जा रही थी, प्रताड़ना दी जा रही थी विमेन पे, चिल्ड्रन पे।
लेकिन तब भी जो उन लोगों का आक्रोश था लोगों का, वो कम नहीं हुआ। दांडी मार्च के दौरान बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, जैसे कि बॉयकॉट होना चाहिए फॉरेन क्लोथ्स का, लिकर जो है वो पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी को रिमूव करना है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई, या एक शपथ खानी है कि हम सोशल सर्विस करेंगे, ये सब चीज़ें भी जो है होती जा रही थी। दांडी यात्रा और जो ब्रेकिंग थी सॉल्ट लॉ की, ये एक तरह से इन्होंने नेशन वाइड जागरूकता ही नहीं लाई, मतलब एक तरह से सबको अपने साथ सहमति ही नहीं करवाई, बल्कि इसने जो है एक तरह से प्रसिद्धि भी हासिल करी नॉन वायलेंट स्ट्रगल के पहलू में, और साथ ही साथ जो मूवमेंट्स थे वर्ल्ड वाइड उनमें इन्होंने प्रसिद्धि भी हासिल करी। जो भी कुछ इन्होंने दांडी यात्रा या सॉल्ट ब्रेकिंग का किया, उससे इनको ओवरऑल, चाहे अपनी कंट्री हो चाहे बाहर की कंट्री हो, सब में इनको जो है उससे फेम मिली। जो भी जुलूस थे, प्रोग्राम्स थे, असेंबलीज थे, वो सब कंडक्ट किए जा रहे थे ताकि बॉयकॉट किया जा सके फॉरेन गुड्स को, प्रोहिबिशन किया जा सके फॉरेन लिकर का, और जो लिकर मेकिंग है वहाँ पर लूटपाट हो रही थी, कोई भी रेवेन्यू टैक्स नहीं दे रहा था, सत्याग्रह किया जा रहा था ताकि अनटचेबिलिटी को रिमूव किया जा सके। अब जो भी ये आक्रोश था, संघर्ष थे, इनको कमजोर करने के लिए गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज कराना शुरू कर दिया, जेल में डालना शुरू कर दिया, और भी अत्याचार या जुल्म करने शुरू कर दिए। अब लोगों ने भी रिएक्ट करना था, तो उन्होंने जो है रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये जो और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको तबाह करना शुरू कर दिया। तो जो घटनाएं थी, जैसे आक्रोश जो है जो कि हो रहा था जब लीडरशिप अब्दुल गफ्फार खान की थी, जो कि फ्रंटियर गांधी कहे जाते थे, बडाला बॉम्बे में उनका जो स्ट्रगल था फॉरेन लिकर के अगेंस्ट जो है, या लीडरशिप तब कस्तूरबा गांधी की थी बॉम्बे के अंदर, घरसाना सूरत में, या वीरंगम जो कि क्या कहते हैं सॉल्ट लॉ एजिटेशन के दौरान हुआ था। इसी तरीके से जो एक त्याग था गवर्नमेंट सर्विसेज का, या बच्चों को हटाना गवर्नमेंट स्कूल से, इस सब के सब मेजर हाईलाइट्स बने इन मूवमेंट्स के। तो ये सब जो चीज़ें थी, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि क्या क्या जो है इस दौरान हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड मोरेटोरियम ऑफ सत्याग्रह। मोरेटोरियम मतलब होता है रोक लगाना। गांधी जी जो है उनको बुलाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस संबंधित थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर और चेंजेस को लेकर, यानी रिफॉर्म्स को लेकर। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो हुई, लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो कोई भी नहीं आए, तो एक तरह से वो बेकार ही रही। अब दोबारा से कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए एक पैक्ट जो है गांधी जी और इरविन के बीच में साइन किया गया या बनाया गया, जिसको कि बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, मार्च 1931। इसमें जो है परमिशन थी कि फ्री कलेक्शन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं सॉल्ट का उन लोगों के द्वारा जो कि सी कोस्ट के बिल्कुल पास रहते हैं। साथ ही साथ पीसफुल तौर पर पिकेटिंग यानी कि लूटपाट करी जा सकती है। ये सब जो है मेन पॉइंट्स थे, उसकी इजाज़त दी जाए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जो है अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस से, और ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने माना कि यहाँ पर पॉइंट्स में जो है कहीं ना कहीं एक डिफरेंस है अलग अलग रिलीजियस कमिटीज़ को लेकर, जिसके लिए गांधी जी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए और कॉन्फ्रेंस जो है वो पूरी तरह से डिसॉल्व कर दी गई। फिर है नेक्स्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर के हालात बने हुए थे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसने डिसाइड किया कि अब हमें जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड कर देना चाहिए। जनवरी 1942 की बात। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने कोशिश करी कि लोगों को एक तरह से धोखा दे सके, इंडिया को, जो खासतौर से इंडिया के जो लोग थे उनको धोखा दिया जा सके क्रिप्स मिशन के द्वारा। अब इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे, बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। लोग जो इंडिया के थे अब उनको कोई भी आस्था नहीं रह गई थी ब्रिटिश रूलर्स में। उन्होंने ये माना कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो कहीं नहीं चाहते कि वो इंडिया को छोड़कर जाएं। गांधी जी ने लोगों को सलाह दी कि अब आप अपने घरों से बाहर निकलें और प्रिपेयर हो जाएं एक नए और लास्ट फाइट के। अगस्त 9, 1942 को रेजोल्यूशन जो क्विट इंडिया मूवमेंट का था वो पास किया गया। वर्किंग कमेटी जो कांग्रेस की हुई मुंबई के अंदर, उसमें सेकेंड डे जो रेजोल्यूशन का था उसमें गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और 8 मेंबर्स जो कांग्रेस लीडर्स के थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। न्यूज़पेपर्स बैन कर दिए गए। रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। साथ साथ अरेस्ट जो है गांधी जी का और बाकी लीडर्स का जो है हुआ, उससे क्या हुआ, नेशन वाइड उसमें एक स्ट्राइक हो गई
और इसके लिए गांधी जी ने कहा कि हमारी लास्ट फाइट है जिंदगी की, और इसी वजह से जो लोग हैं इंडिया के, उनको सब कोशिश करनी चाहिए इंडिपेंडेंस को हासिल करने की। उन्होंने स्लोगन दिया, करो या मरो, डू और डाई। स्ट्राइक ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। जो गांव के या जो शहर के एरिया थे कंट्री के, उसमें वर्कर्स, फार्मर्स, जो यंगस्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, बिजनेसमैन थे और यहाँ तक कि विमेन थी, अब इस मूवमेंट के लिए सब लोग आगे आने लग गए थे। वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पर चले गए फैक्ट्रीज में। जो आयरन फैक्ट्रीज थी जमशेदपुर में, कॉटन मिल्स थी मुंबई और मद्रास में, यहाँ सब जगह भी स्ट्राइक यानी हड़ताल हो गई। 1 लाख मिल वर्कर जो है 75 कॉटन मिल इंडस्ट्रीज के अहमदाबाद में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से स्ट्राइक पर चले गए 105 दिन की। कॉलेज और स्कूल्स में हड़ताल हो गई। लगभग 3.5 महीने के लिए मार्केट्स जो है वो अहमदाबाद में बंद कर दिए गए। हार्मफुल एक्टिविटीज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो गुस्सा था वो जो है कंट्री के हर कोने से जो है झलक रहा था। ब्रिटिशर्स ने जो है क्या किया, जो ये पीसफुल लोग थे, शांतिपूर्ण तरीके से जो एक तरह से विरोध कर रहे थे, इसको जो है दबाने की कोशिश करी और उसके कारण जो सिचुएशन थी वो हिंसात्मक हो गई। क्योंकि अब लोगों ने ना केवल तोड़फोड़ करी, जो पोस्ट ऑफिस थे, टेलीग्राम डिपार्टमेंट्स थे, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट की बिल्डिंग, स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग्स, रेलवे लेन्स जो थी या ब्रिजेस थे, रोड्स थे, यहाँ पे सब तोड़फोड़ ही नहीं करी, बल्कि जो भी एसेट्स थे, जो भी चीज़ें थी, उनको भी लूट लिया और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी उनमें आग लगा दी। इससे क्या हुआ कि जो रेलवे थी उसे बहुत भारी नुकसान हुआ। बहुत सारे जो एरिया में लोग थे उन्होंने बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। फेलियर क्या रहा गवर्नमेंट का इस स्ट्रगल को क्रश करने में। गवर्नमेंट ने जो है इस मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश करी, सख्त रुख अपनाकर। स्ट्रगल जो है उसकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से एंड से लेके पूरी जगह ना सुई से लेके पूरा पहाड़ बन गया था और ऐसे जो है उन्होंने स्ट्रगल करा कि पूरा गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो तहस नहस करके रख दिया था। 70,000 से ज्यादा लोग जो है वो जेल में चले गए। 538 जो थे उनको गोली मार दी गई और जैसे कहना चाहिए 1028 लोगों की जान चली गई। 3200 लोग के करीब घायल हो गए। तो स्टूडेंट्स जो हैं जो घायल हुए थे इन गन शॉट्स में, खास तौर से अहमदाबाद और पुणे में, एक बहुत ही खास कहना चाहिए राजनीतिक चेतना देखने को लोग मिल रही थी। लोगों के बीच में एक अलग सी ही चेतना उनके मन में अब उठ चुकी थी। ये मूवमेंट जो है पूरी तरह से क्लियर वार्निंग थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, एक मैसेज था दुनिया को कि इंडिया जो है अब वो और ज्यादा गुलामी नहीं सहेगा। स्ट्रगल जो है उसको वाकई में एक जैसे लोगों के द्वारा जो है एक सिग्नल दे दिया गया था ब्रिटिशर्स को कि अब आपको भारत छोड़ना होगा। जो लोग थे इंडिया के अब वो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंस चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। जो बदलाव था अमेंडमेंट डोमिनियन स्टेटस का, अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया था इस स्ट्रगल के द्वारा। 5 साल के संघर्ष के बाद इंडिया को आफ्टर ऑल इंडिपेंडेंस मिल गई। अब इसके बाद जो है आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस ये करते हैं अगले वीडियो में।